ये हम लोग जानते हैं, जिब्रेलिन को पढ़ते हैं। देखिए जिब्रेलिन क्या होता है कि फार्मोसा में धान की खेती होती है और धान की खेती में क्या होता है कि फंगस लगने की वजह से सामान्य धान की अपेक्षा कुछ धान क्या होते थे, बड़े हो जाते थे। ठीक है, जब बड़े हो जाते थे तो इनको क्या किए, याबुता एवं हयाशी ने इनको एक फफूंद नामक दवा बना के उन पर छिड़काव कर दी। ठीक है, जब छिड़काव किए तो सामान्य स्थिति में आ गए धान, तो उनको पता चल गया कि ये कौन सी बीमारी है, फफूंद नामक संक्रमित बीमारी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिब्रेलिन के उपयोग को जानते हैं कि जिब्रेलिन का उपयोग क्या था। देखिए जिब्रेलिन शैवाल, कवक से लेकर पुष्पी पादकों तक, ठीक है, पुष्प में जितने भी भाग होते हैं, पौधे या पुष्प में जितने भी भाग होते हैं, सभी के लिए क्या होते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। कोशिका दीर्घाकरण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि पौधे की लंबाई बढ़ रही है, कोशिका की लंबाई बढ़ रही है, उसमें वृद्धि को, ठीक है, वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाता है। पुष्पन के प्रकाश दीप्ति काल में जब प्रकाश आवश्यकता से अधिक पुष्प पे या पौधे पे पड़ता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए क्या किया जाता है। अनिषेक फलन, अनिषेक फलन क्या होता है कि इसके द्वारा बिना निषेचन के, बीज रहित, इसमें निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है, बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जवाब देना है कि कम से कम 5 बीज रहित फल के बारे में। ठीक है, आगे देखिए प्रसुप्ति काल क्या होता है। बीजों से प्रसुप्ति काल को कम किया जाता है, आकार में वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है, जैसे मटर के पौधे, पत्ते, सेम के पत्ते, टमाटर के पत्ते, लेट्यूस के पत्ते, ठीक है, इनकी क्या किया जाता है, पत्तों में चौड़ीकरण या वृद्धि की जा सकती है। आइए हम लोग यहाँ देखते हैं साइटोकाइनिन के बारे में। ठीक है, साइटोकाइनिन का सर्वप्रथम जो खोज हुआ था, ये ईस्ट से हुआ था। किससे? ईस्ट से। उसके बाद ये खोज सफल नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद किससे हुआ? मक्का के बीज से। मक्का का बीज देखे हैं आप लोग, मक्का खाए होंगे। ठीक है, आगे देखें नारियल के बीज से। ठीक है, इसका खोज हुआ है साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन को का 2 उदाहरण है, जैसे देखो काइनेटिक और जिएटिन। ठीक है, यही एग्जाम में पूछता है कि साइटोकाइनिन के उदाहरण क्या है, साइटोकाइनिन है क्या, तो बताओगे आप लोग काइनेटिक और जिएटिन। इसकी खोज कहाँ से हुई है? आप सबसे पहले ईस्ट, और दूसरी बात मक्का और नारियल के बीच से। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, साइटोकाइनिन के उपयोग पूछता है, तो उपयोग में देखिए कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में क्या होता है? गति को तेज कर देता है ये साइटोकाइनिन। ठीक है, कोशिका को अलग अलग विभाजित करता है और इसमें गति को क्या करता है? तेज कर देता है। आगे देखिए अंग निर्माण। अब जब अंग निर्माण बनेगा तो अंग निर्माण को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अंग को क्या करता है? नियंत्रित करने का कार्य करता है। पार्श्व शाखाओं की वृद्धि। ठीक है, पार्श्व शाखाओं की जो वृद्धि होती है, उनकी कलियों की वृद्धि, उनकी कोशिकाओं की वृद्धि, उनको क्या करता है? तेज कर देता है। क्या करता है? तेज कर देता है। आगे प्रसुप्ति काल। ठीक है, प्रसुप्ति काल को क्या करता है? कम करता है। प्रसुप्ति काल ज्यादातर महिलाओं में होता है, पेड़ पौधों में, तो उसी को क्या करता है? कम करता है। देखिए चौथा है एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है। ठीक है, वृद्धि को क्या करता है? अवरोध करता है, रोकता है। देखिए इसमें हुआ क्या कि कांस एवं एडिकेट ने क्या किया था, 1961 से 1965 तक क्या किया? रिसर्च किया और कपास के पौधे की कलियों को क्या किया? अलग कर दिया। ठीक है, और इन्होंने पाया कि कोशिका विभाजन को क्या करता है? रोकता है। कोशिका क्या करती है? विभाजन को रोकता है। अब बात होती है एब्सिसिक अम्ल के उपयोग या कार्य क्या है। तो देखिए एब्सिसिक अम्ल के कार्य क्या है? इसके घोल से पत्तियों पर छिड़कने से, जब एब्सिसिक अम्ल का घोल बना लेंगे आप लोग, उसको क्या करेंगे? पत्तियों पर क्या करेंगे? छिड़काव करेंगे मशीनों से, तो पत्तियों में जीर्णता उत्पन्न हो जाती है, जिससे पर्णहरिम नष्ट होकर गिर जाता है। बात समझ रहे हैं? उसका जब पर्णहरिम नष्ट होकर गिर जाएगा तो क्या होगा? पौधा स्वस्थ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? कार्य आगे
यह आलू के कंद बनने में मदद करता है। कंद क्या होता है? आकार, आकार। ठीक है। अब देखिए तीसरा, यह कलियों व बीजों को के अंकुरण को रोकता है। कलियां और बीज के क्या करता है? अंकुरित नहीं होने देता, उसको रोकता है। पौधों में पुष्पन को रोकता है। ठीक है। आगे, यह कोशिकाओं को लंबा होने से भी रोकता है। इसका कार्य क्या है? कोशिकाओं को लंबा होने से भी रोकता है। देखिए पांचवा एथिलीन हार्मोन। ठीक है, एथिलीन हार्मोन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसकी खोज बर्ग ने, इसकी खोज कौन किया बेटा? बर्ग ने सन 1962 में की थी। और किए क्या थे कि पादप हार्मोन के रूप में की थी, मतलब कि पौधों के ऊपर। ठीक है। अब ये गैसीय अवस्था में होता है। अब तक मैं 5 हार्मोन पढ़ाया और पांचों में कोई भी हार्मोन गैसीय अवस्था में नहीं था। एथिलीन ही किस अवस्था में बेटा? गैसीय अवस्था में। किस अवस्था में? गैसीय अवस्था। फलों को पकाते समय या पकते समय इसकी सांद्रता क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक। अब आगे एथिलीन के कार्य क्या हैं? एथिलीन क्या क्या कार्य करता है? देखिए एथिलीन यह फल पकाने वाला हार्मोन होता है। एथिलीन क्या करता है? फल को पकाता है। कौन कौन से फल को पकाता है? आम को, अमरूद को, केला को। ठीक है, पकाने में मदद करता है, क्योंकि आप जब किसी भी रूम में रखेंगे, ठीक है, तो ये गैसीय अवस्था में बनता है, इसलिए जल्दी पक जाता है। आगे देखिए, यह पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। पौधों की क्या करता है? लंबाई बढ़ाता है। यह पुष्पन को कम करता है। ठीक है। और अपवाद, अनानास, अनानास देखे होंगे आप लोग, अनानास की पुष्प में क्या करता है? ये वृद्धि करता है। एक अपवाद है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। सभी फलों में क्या करता है? ये पुष्पन में कमी करता है, लेकिन अनानास में क्या करता है? एथिलीन बढ़ोतरी करता है। आगे, यह पौधों में मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। पौधों में मादा पुष्प जितने भी रहेंगे उनको क्या करता है? बढ़ाता है। और मेल वालों को क्या करता है? घटाता है। यह मूल रोम के निर्माण तथा बीजों को अंकुरित करता है। ठीक है, बीज को भी अंकुरित करने का क्या कार्य इसी के द्वारा होता है। यह देखिए पत्तियों, फलों और पुष्पों के विलगन को तीव्र करता है। विलगन को क्या करता है? तीव्र करता है। और देखिए ये जो इथेफोन नामक यौगिक है, इथेफोन नामक यौगिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इथोफोन नामक यौगिक जो कि 2 क्लोरो एथिल फास्फोरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 2 क्लोरो एथिल फास्फोरिक एसिड से गैस निकलती है जो फलों को पकाने में कार्य करती है, या आम को, अमरूद को, केला को पकाने में क्या करती है? बहुत ही मदद करती है। इस नाम को नहीं भूलना है, इथेफोन नामक यौगिक बहुत ही इंपॉर्टेंट। एथिलीन से जब भी प्रश्न बनेगा तो 2 क्लोरो एथिल फास्फोरिक एसिड का नाम इथेफोन नामक यौगिक से बना। ठीक है, ये नहीं भूलना है। देखिए हम लोग पढ़ेंगे 6वां नंबर जो हमारा हार्मोन है, पुष्पन हार्मोन है। क्या है बेटा? पुष्पन हार्मोन, जिसको बोलते हैं फ्लोरिंग हार्मोन्स। ठीक है, इस श्रेणी में देखिए 2 हार्मोन पाया जाता है। पहला हार्मोन जो होता है वर्नेलिन, और दूसरा हार्मोन जो होता है फ्लोरिजेन होता है। क्या होता है? फ्लोरिजेन। अब ये करता क्या है कि ये ताप एवं प्रकाश से पादपों पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करते हैं। ठीक है, मतलब वृद्धि करता है। अब इसका उपयोग क्या होता है? जो इतने हार्मोन हम लोग पढ़ लिए, देखिए हार्मोन का कृषि में उपयोग क्या होता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स हार्मोन का व्यापक उपयोग हो रहा है। कृषि में किसका किसका व्यापक उपयोग हो रहा है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन। ठीक है, व्यापक रूप से इसका उपयोग हो रहा है। देखिए ऑक्सिन को कलमों से नई जड़ें निकालना। कलम का मतलब क्या होता है? पौधों को देखिए कलम करके और लगा देना डायरेक्ट। पौधों को कलम करके क्या करना है? लगा देना। ठीक है, आगे देखिए
विलगन को रोकने का, ठीक है, नुकसान होने से बचाने का, फूलों को झड़ने से रोकने का। अब जो फूल हमारे झड़ रहे हैं उस पर देखते हैं आप लोग कि हार्मोन का छिड़काव जब होता है तो क्या होता है, फूल झड़ना बंद हो जाता है पौधे का। देखिए, अनिषेक फल पैदा करने, ठीक है, फलों की वृद्धि करने और छोटा फल को बड़ा करने में भी काम आ जाता है। आप लोग देख ही रहे हैं इस समय हार्मोन का विकास इतना है कि सेव छोटा सा है, रात में सुबह इंजेक्शन लगा दिए बड़ा सा हो गया। लौकी आपकी छोटी है, रात में ही लगा दिए इंजेक्शन, सुबह इतनी बड़ी हो गई बेचारी। लग रहा है कि हम लोग ऐसी लौकियां नहीं देखे हैं। ये सब कमाल किसका है? हार्मोन का। फलों को अधिक जल्दी पकाने में, बेचारा अभी फल हम देख रहे थे ऊपर कि पका नहीं था, अब उसको तोड़कर घर लाए और उसको पकाने के लिए हार्मोन, एथिलीन हार्मोन क्या किए, रख दिए उसमें, और पता चला कि सॉरी पता चला कि सुबह ही क्या हुआ, आम पक गया। ठीक है, आगे देखिए, फल और बीजों को संग्रहण करते हैं। ये फलों और बीजों की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। थैंक्स फॉर केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, इसके बारे में पढ़ना। देखिए, होता क्या है कि जानवरों में हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा बनाए जाते हैं। ये जब भी जानवरों में हार्मोन बनता है तो किसके द्वारा बनता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। ये शरीर को विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। जैसे कार्य क्या है, इनके कार्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पहला विकास और विकास। विकास और विकास का मतलब होता है कि शरीर के अंदर क्या करते हैं, ये हड्डियों, मांसपेशियों और अन्य ऊतकों का क्या करते हैं, विकास करते हैं। ठीक है, दूसरा हेडिंग आता है हमारा प्रजनन का। प्रजनन के लिए हार्मोन क्या करता है, हार्मोन प्रजनन अंगों के विकास और कार्य को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसको हार्मोन का कार्य क्या, प्रजनन क्षमता को विकसित करना और कुछ ज्यादा हो जाए तो उसको कम करना। ठीक है, यह हार्मोन का काम होता है। तीसरा क्या होता है, तनाव प्रतिक्रिया। तनाव प्रतिक्रिया ये होती है कि हार्मोन शरीर के प्रति प्रतिक्रिया करने में मदद करते हैं। जैसे हार्मोन शरीर के प्रति प्रतिक्रिया करने में मदद करते हैं। जो कोर्टिसोल होता है, इससे क्या होता है कि तनाव को कम किया जा सकता है। तनाव को कम किया जा सकता है, हमारे अंदर तनाव विकसित हो जाते हैं। ज्यादा हम गुस्सा होते हैं या उसको दिक्कत होती है कि नहीं, जब तनाव होता है तो सर फटने लगता है, दर्द करने लगता है। आगे देखिए, इंसुलिन। इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये मधुमेह बीमारी के लिए भी बहुत ही घातक है। आगे देखिए, 5वां नंबर है हमारा जो है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। इसको हम पीछे भी पढ़ाए थे जब आनुवंशिकी लक्षण पढ़ाए थे। देखिए, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, इसके माध्यम से किशोरों की या पुरुषों की दाढ़ी मूंछ का विकास होता है। और टेस्टोस्टेरोन जो हमारा हार्मोन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, महिलाओं के स्तनों का विकास होता है। ठीक है, उसको नियंत्रित करने का काम किया जाता है। ठीक, देख रहे हो, प्रजनन और यौन विशेषताओं को नियंत्रित करता है। आगे हम लोग जाते हैं, हार्मोन की कमी या अधिकता के कारण। जब हार्मोन की कमी होगी हमारे शरीर में या बहुत अधिक हो जाएगा हार्मोन, ठीक है, तो इससे बाझपन होता है। बाझपन का मतलब ये है कि बच्चा पैदा नहीं होगा। बात समझ रहे हो? और आगे मधुमेह बीमारी, आप लोग समझ रहे हैं, शुगर, जिसको शुगर बोलते हैं, तो मधुमेह बीमारी हो जाती है तो ठीक नहीं होती है। अभी तक इसकी कोई दवा बनी नहीं है। अगर साइंटिस्ट किसी को बनना है तो दवा इसका बना देगा, साइंटिस्ट बन जाए। ठीक है, क्योंकि इसको कम किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन एकदम जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, मधुमेह बीमारी को। और थायराइड है। थायराइड भी एक अलग बीमारी है जो कि जल्दी ठीक नहीं होती है। ठीक है, जिससे हमारा शरीर क्या होता है, सूजने लगता है। ये रहा हमारा जंतुओं में हार्मोन। यहाँ पे देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां या अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। बात समझ रहे हैं? आगे देखिए, इनमें वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। शरीर में विशिष्ट स्थान पर पहुंचकर विशिष्ट परिवर्तन करते हैं। जैसे विशिष्ट स्थान पे पहुंचेगा तो विशिष्ट परिवर्तन भी करेगा। देखिए, जैसे वृद्धि की दर को प्रभावित करता है, लैंगिक परिपक्वता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। जैसे देखिए, ये हमारा क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि का चित्र है। देखिए, इसमें ये जो है ऊपरी परत, इसको क्या कहते हैं, पीनियल का। क्या कहते हैं बेटा, पीनियल का।
और पिट्यूटरी हार्मोन इसको ही बोला जाता है, इसको ग्रंथि पिट्यूटरी बोला जाता है। इसमें 13 हार्मोन पाए जाते हैं। कितने हार्मोन? 13। और देखिए पैराथायराइड, ये जो हमारी मुंह है इसके बगल में पाई जाती है कौन? पैराथायराइड। और थायराइड थोड़ा इससे नीचे के भाग को क्या कहते हैं? थायराइड। आगे आते हैं हम लोग अग्नाशय में लैंगरहैंस के समूह ग्लूकोज की मात्रा इसमें पाई जाती है। ठीक है, ये आंत है हमारी। आगे देखते हैं, ये वृषण है महिलाओं का। ठीक है, महिला जनन अंग है। इसमें क्या होता है? अंडाशय, मादा गौड़ लैंगिक लक्षण तथा भ्रूण वर्धन होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये वृषण नर गौड़ है। इसमें क्या होता है? इसमें शुक्राणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, जो आगे प्रजनन क्षमता करने में या प्रजनन का विकास करने में मदद करती है, या एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी में परिवर्तन करने का काम करती है। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे ग्रंथियों के नाम और उनके हार्मोन, उनके कार्य और उनसे अतिस्रावित होने वाले रोग। ठीक है, इस बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। देखिए, इधर ग्रंथियों का नाम है। सबसे पहली ग्रंथि जो हमारी थी पीयूष ग्रंथि, इसी को बोला जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या बोला जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि इंग्लिश में। और आप लोग हमसे पूछ भी रहे थे कि सर ये कहाँ पे होती है। देखिए, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं और ये मानव के सिर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सिर में। ठीक है, अब देखिए इनमें हार्मोन पाए जाते हैं। इनमें 13 हार्मोन पाए जाते हैं, जो कि मुख्य हार्मोन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पहला जो हार्मोन है वृद्धि हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या होता है? कि वृद्धि हार्मोन का काम होता है, इसकी कमी से व्यक्ति बौना तथा अधिकता से लंबा होता है। या तो वृद्धि हार्मोन में व्यक्ति बौना हो जाता है, या तो क्या हो जाता है? आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाता है। अब अतिस्राव होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं इनसे? तो देखिए, रोग होते हैं बच्चों में इसके अतिस्राव से भीम कायता। भीम कायता रोग अगर समझोगे तो वृद्धि हार्मोन की अधिकता या कमी से होता है। और जो बड़े होते हैं वयस्क मानव में, ये अति कायता रोग होता है। ठीक है, तो बच्चों में कौन सा रोग होता है बेटा? भीम कायता। और वयस्कों में कौन सा रोग होता है? अति कायता, जो कि ये कौन सी ग्रंथि से होता है? वृद्धि हार्मोन के घटने या बढ़ने के कारण होता है। अब हम लोग आगे जो हार्मोन पढ़ेंगे, फालिकल प्रेरक हार्मोन, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हार्मोन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए स्त्रियों में फालिकल की वृद्धि तथा पुरुषों में वृषण को प्रभावित करता है। ठीक है, फालिकल की वृद्धि और पुरुषों में वृषण को प्रभावित करता है। और ये क्या होता है? शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है, शुक्राणुओं से ही बच्चे उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है, जब शुक्राणु और अंडाणु से निषेचन करने की क्रिया होती है तो उसी से अगली पीढ़ी या अगली संतान उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो गई। देखिए, इससे स्रावित होने वाले रोग क्या है हमारे? फॉलिकल प्रेरक हार्मोन से। देखिए, इसमें बच्चों में इसके अल्प स्राव से बौनापन तथा बड़ों में मिक्सीडीमा रोग होता है। ठीक है, तो बच्चों में कौन सा रोग होता है? बौनापन। और वयस्कों में कौन सा रोग होता है बेटा? मिक्सीडीमा। किस हार्मोन के कारण? फॉलिकल प्रेरक हार्मोन। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं हम लोग। थायराइड प्रेरक हार्मोन, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि एग्जाम में पूछता रहता है। देखिए, यह थायराइड को थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या करता है? परिवर्तित करता है या उत्तेजित कर देता है। ठीक है, और इससे होने वाला रोग, क्योंकि होने वाला रोग थायराइड ही है। ठीक है, थायरॉक्सिन में जब उत्पन्न कर देगा तो इसलिए रोग को नहीं लिखवा रहा है। अब देखिए अगला, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन है ये। ठीक है, इसका कार्य क्या है हार्मोन का? कि यह वृक्क द्वारा पुनः पानी को अवशोषित करने की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो वृक्क में पानी उत्पन्न होता है उसको क्या करता है? अवशोषित। देखो, ऑक्सीटोसिन जो होता है बेटा, ये किस काम में आता है? ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन शिशु के जन्म के समय गर्भाशय की दीवार में संकुचन उत्पन्न करता है। ठीक है, ठीक, कभी कभी क्या होता है कि जब गर्भाशय ओपन नहीं हो पाता है जन्म के समय शिशु के, तो ऑक्सीटोसिन का देखोगे महिलाओं को इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या काम क्या है? यह स्तनों के दूध स्राव में सहायक होता है। ठीक है, जब भी स्तन से दूध नहीं निकलता है तो प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन क्या करता है? दिया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से या दवा के माध्यम से। या इस हार्मोन की अगर विकास नहीं होता है तो क्या होता है? यहाँ पे दूध नहीं आता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं।
हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये देखिए जो पहला मोचक हार्मोन है और दूसरा क्या है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है, ठीक है। ये दोनों ही हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका क्या कार्य है हाइपोथैलेमस का, पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि हमारा कल बताया था कि मस्तिष्क में पाई जाती है, तो देखिए इसको प्रेरित करने का काम करता है। और जो सोमेटोस्टेटिन हमारा हार्मोन है ये वृद्धि रोधन होता है, ठीक है, वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। आगे देखिए थायराइड ग्रंथि, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्रंथि क्या होता है, ये हार्मोन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन से विकसित होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन से। देखिए यहाँ पे पहला शारीरिक उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। इसमें है पहला, बाल्यावस्था में थायरॉक्सिन के अल्प स्राव से जड़ मानव या क्रेटिनिज्म तथा वयस्क में मिक्सिडीमा रोग होता है, ठीक है। वयस्क में कौन सा रोग होता है, मिक्सिडीमा, और जो बालक होते हैं उसमें कौन सा होता है, क्रेटिनिज्म, ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा, थायराइड नामक रोग है। आगे देखिए इसी का दूसरा जो पहलू है, थायरॉक्सिन की कमी से हृदय की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, शरीर सुस्त होने लगता है तथा दुर्बल मतलब कमजोरी आ जाती है, ठीक है। और इसमें है कि थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग यहीं पे देखिए होता है, ठीक है, ये मुंह और यहीं से शुरू होता है घेंघा रोग। कभी किसी को देखना जब घेंघा रोग होगा तो यहीं पे उत्पन्न होगा, वो भी क्या होता है, थायराइड ग्रंथि हमारी क्या होती है, थायराइड हार्मोन क्या होता है, विकसित हो जाता है। देखिए यहाँ पे पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि में हार्मोन पाया जाता है बेटा, पैराथार्मोन। कौन सा हार्मोन पाया जाता है, पैराथार्मोन। अब देखिए इसके कार्य क्या होते हैं पैराथार्मोन के, पेशियों की क्रियाशील रखता है, पेशियों को क्या रखता है, क्रियाशील मतलब कार्य करती है पेशियां। आगे देखिए पैराथार्मोन के अल्प स्राव से हाइपोकैल्सीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, हाइपोकैल्सीमिया। जब इसकी कमी होती है शरीर में तो हाइपोकैल्सीमिया रोग होता है। अब दूसरा क्या है उसके कार्य, देखिए हड्डियों की वृद्धि तथा दांतों के बनने का नियमन करना। हड्डियों की वृद्धि करता है और दांतों के बनने का नियमन करना। जब अधिकता होता है तो क्या करता है, से हड्डियां कोमल व टेढ़ी हो जाती है। जब इसकी अधिकता होती है पैराथार्मोन हार्मोन की तो दांतों की हड्डियां क्या हो जाती है, टेढ़ी और कोमल हो जाती है। जब कोमल होंगी तो स्वाभाविक है टेढ़ी हो जाएंगी, ठीक है। आगे इसमें क्या होता है रोग, अतिस्राव से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। कौन सा बेटा, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग। तो ये रोग का नाम याद रखिएगा, हाइपोकैल्सीमिया और ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। थाइमस, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थाइमस, क्योंकि ये हार्मोन जो पाया जाता है थाइमोसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, थाइमोसिन। और इसके कार्य होता है शरीर में प्रतिरोधकता विकसित करना। तो प्रतिरोधकता से क्या होता है कि हम कमजोर हो जाते हैं, ठीक है, विकास नहीं हो पाता है। रोग इसमें बहुत ज्यादा नहीं होता, बस प्रतिरोधक क्षमता हमारी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। आगे देखिए, कमजोर नहीं हो जाती, विकसित हो जाती, बढ़ जाती है। छठवां जो होता है अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि जो पाई जाती है वृक्कों के ऊपर स्थित होती है। कहाँ होती है, वृक्कों के ऊपर। और देखिए इसमें जो हार्मोन पाया जाता है कार्टिन या कार्टिसोन, क्या कौन सा बेटा, कार्टिन या कार्टिसोन। और इसमें जो इसके कार्य होते हैं, कार्टिसोन के देखिए कार्य क्या होते हैं, इसकी कमी से भूख कम लगती है, ठीक है। जब इस हार्मोन की कमी होगी हमारे शरीर में तो भूख हमको कम लगेगा। प्रोटीन को शर्करा में क्या करता है, बदलने में सहायक होता है। प्रोटीन नामक पदार्थ को हमारे शरीर में क्या करता है, शर्करा में परिवर्तित कर देता है या सहायक होता है। अब देखिए इसका रोग क्या होता है, अधिवृक्क ग्रंथि की अल्प क्रियाशीलता, मतलब जब कमी होगी तो एडिशन नामक रोग होगा। तो एडिशन नामक रोग किस हार्मोन के द्वारा होता है, कार्टिन या कार्टिसोन से। आगे देखिए एक और हार्मोन विकसित होता है जिसका नाम है कार्टिकोस्टेरॉन। क्या होता है बेटा, कार्टिकोस्टेरॉन। देखिए जब ये विकसित होगा तो इससे इसके कार्य क्या होंगे,
पुरुषों में पहले तो देखो ये स्त्री और पुरुष में गौड़ लक्षण को विकसित करता है। गौड़ लक्षण का मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है कि पुरुषों में देखो स्तन बढ़ जाएगा, ठीक है, और जब पुरुषों में स्तन बढ़ेगा तो स्त्रियों में क्या हो जाएगा, मूछ दाढ़ी का विकास होगा। ऐसा हार्मोन अगर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा होता है। बात समझ रहे हैं, जब इसका हार्मोन विकसित होगा तो पुरुषों में स्तनों का विकास हो जाएगा और महिलाओं में मूछ दाढ़ी का विकास हो जाएगा। आगे देखिए, इसका जो रोग होता है अधिवृक्क ग्रंथि के अतिस्राव से कुशिंग रोग होता है। कौन सा, कुशिंग, या बोल सकते हैं कुंठित रोग। क्या बोल सकते हैं, कुंठित रोग, ठीक है। बात समझ में आ रही है। देखिए हमारी जो ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज ग्लैंड, ठीक है, और पैनक्रियाज ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है यह इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। कौन सा बेटा, इंसुलिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे रुधिर की शर्करा का नियमन करता है ये, ठीक है, मेंटेन जिसको बोलते हैं। देखो इसमें होता क्या, रोग कौन सा होता है, देखिए जब इंसुलिन की कमी होगी आपके शरीर में तो मधुमेह नामक रोग होगा, और मधुमेह नामक रोग को ही कहते हैं शुगर। क्या कहते हैं, शुगर, जिसकी दवा अभी पूर्ण रूप से खत्म होने की नहीं बनी है, ठीक है। तो मधुमेह अगर इसको बचाना तो इंसुलिन की कमी हमारे शरीर में ना हो। दूसरा देखो इंसुलिन के अतिस्राव से, मतलब कि अधिकता जब होगी तो देखो हाइपरग्लाइसीमिया रोग हो जाएगा। कौन सा रोग, हाइपरग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाएगा अगर ज्यादा हुआ इंसुलिन का। अगर कमी हुई तो मधुमेह हो जाएगा, और ज्यादा हुआ तो हाइपरग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाएगा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। आगे हम बढ़ते हैं, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड क्या होता है, देखिए हार्मोन इसमें से क्या निकलता है, मेलेटोनिन निकलता है। कौन सा बेटा, मेलेटोनिन, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए, मेलेटोनिन पीनियल ग्रंथि से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यह वृषण तथा अंडाशय की वृद्धि को प्रभावित करता है। अगर वृषण तथा अंडाशय में वृद्धि ज्यादा होती है तो उसको ये रोकने का काम करता है, प्रभावित करने का काम करता है, ठीक है। आगे अंडाशय, ओवरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओवरी में जितने भी हार्मोन होंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हार्मोन ज्यादा महिलाओं से संबंधित रखता है। तो देखिए जो पहला इसमें हार्मोन निकलता है बेटा, ये एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी हार्मोन से देखिए क्या होता है, स्त्रियों में मासिक चक्र तथा स्तनों ग्रंथियों का विकास होता है। जब स्त्रियां क्या होती हैं, किशोरावस्था में होती हैं, लगभग आयु 14 से 15 साल होता है, तो इसी समय क्या होता है कि मासिक चक्र आता है। इसके बारे में मैं बताया था इंग्लिश में, अगली क्लास में जब बताया था तो उसमें सब इसका फुल फॉर्म सब कुछ बताया था, ठीक है। तो मासिक चक्र तथा इसमें क्या होता है, स्तनों ग्रंथियों का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। आगे मां बनने में बहुत लाभदायक होता है। तो जिस स्त्री या महिला में मासिक चक्र नहीं बनते हैं तो उनमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन की कमी होती है और बांझपन की शिकार हो जाती है। बात समझ रहे हो आप लोग। आगे देखिए, ये कॉपर ल्यूटियम है, ठीक है, अग्नाशय में ही, सॉरी अंडाशय में। तो इसमें से क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है, जो करता क्या है कि गर्भ धारण के बाद, मतलब कि प्रेगनेंसी के समय, ठीक है, ये गर्भाशय व स्तनों के विकास में सहायक होता है। उसी हिसाब से गर्भाशय बढ़ेगा और उसी हिसाब से क्या होगा, स्तनों का क्या होगा, विकास होगा, ठीक है। आगे देखिए, इसी में एक हार्मोन पाया जाता है रिलैक्सिन, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन तब के लिए होता है जब बच्चे के जन्म के समय योनि की पेशियों को शिथिल करना होता है, ठीक है। तो ये हार्मोन निकलता है, कौन सा, रिलैक्सिन, ठीक है, रिलैक्स जब करना होता है माँ को। आगे देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वृषण जिसको बोलते हैं टेस्टिस, इस पे भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। जो बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो हम बोलेंगे वही परीक्षा में आएगा। अगली बार आप लोग देखे होंगे, इस बार और ज्यादा देखेंगे। हो सकता है कि 99% पेपर में फंस जाए, क्योंकि इस बार कुछ छोड़ नहीं रहे हैं हम। थोड़ा लेट होगा जरूर,
लेकिन इस बार कोई टॉपिक छूटने वाली नहीं है, ठीक है। हम उम्मीद करेंगे कि 90% रिजल्ट बने इस बार, और नहीं पढ़ोगे तो हम क्या कर सकते, ठीक है। आगे देखिए, ब्रीशर टेस्टिज में जो हार्मोन होता है कौन सा, एंड्रोजन, जिसको बोलते हैं क्या, टेस्टोस्टेरॉन। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरॉन। देखो इसके कारण मैं कल भी बताया था कि गौण लक्षण पाए जाते हैं। पुरुषों में क्या होता है बेटा, मूछ दाढ़ी का आना, स्वभाव में अंतर, जैसे कि किशोरावस्था में देखोगे आप, जब मूछ दाढ़ी निकलती है तो यही अपने आप को मालिक समझने लगते हैं, माता पिता हमारे झूठ बोल रहे हैं, ये हमके रोके के प्रयास करना, हमेशा हम कौनो काम करे जाइला तो ये हमके रोकन टोकन टोक देवन। मतलब क्या होता है उसमें कि मालिक बनने की क्षमता का विकास होता है, ठीक है। उसमें कोई नहीं दिखता है, बस हम सही है, अहम की भावना, अहम इदम परा हम, ये सब विकसित हो जाती है, ठीक है, जो कि इसी उम्र में तुम लोग हो। आगे देखिए, अमाशय की श्लेष्मिक कला, ठीक है, ये क्या होती है, कौन सा हार्मोन निकलता है, गैस्ट्रिन हार्मोन। कौन सा, गैस्ट्रिन हार्मोन। ये जठर ग्रंथियों में जठर रस को निर्माण को उत्प्रेरित करता है। जठर ग्रंथियों में जठर रस के निर्माण को क्या करता है बेटा, उत्प्रेरित करता है, ठीक है। ये रहा हमारा हार्मोन। पादप हार्मोन तथा जंतु हार्मोन में अंतर हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंस या डिफरेंस बिटवीन प्लांट हार्मोन्स एंड एनिमल हार्मोन्स, ठीक है। देखिए ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि परीक्षा में पूछेगा। एक तरफ देखिए पादप हार्मोन कर लीजिए और एक तरफ जंतु हार्मोन। इसमें देखिए पादप में क्या होगा कि इनका निर्माण पादप के शरीर के विभिन्न भाग में होता है, ठीक है, पादप के शरीर के विभिन्न भागों में होता है। और जंतु हार्मोन का निर्माण, इनका उत्पादन अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है, ठीक है। ये बहुत ही क्या है कि देखिए इसमें पादप के शरीर में होता है और इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि यह जो होता है पादप हार्मोन, यह मिलजुल कर कार्य करते हैं, लेकिन जंतु हार्मोन क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, ठीक है। पादप हार्मोन करते क्या है, इनका परिवहन विसरण द्वारा या फ्लोएम की सहायता से होता है। मैं बताया कि फूड जो एनर्जी होती है पादप को फ्लोएम प्रदान करता है, और इनका परिवहन क्या होता है जंतु का, रुधिर द्वारा, रक्त द्वारा होता है। मैं बताया था कि नहीं बताया था। आगे देखिए, पादप हार्मोन, इनका निर्माण स्थल तथा क्रिया स्थल समान या अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका निर्माण स्थल तथा क्रिया स्थल सदैव अलग अलग होते हैं, ठीक है। जंतुओं का निर्माण क्या होता है, स्थल तथा क्रिया स्थल अलग अलग होते हैं। देखिए 5वां नंबर जो है, यह वृद्धि विकास तथा पर्यावरण के प्रति होने वाली अनुक्रिया का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं, ठीक है। वृद्धि विकास तथा पर्यावरण के प्रति होने वाली अनुक्रिया का क्या करते हैं बेटा, नियंत्रण और समन्वय दोनों करते हैं। और ये देखिए क्या करते हैं जंतु हार्मोन, यह पादप हार्मोन के सभी कार्यों के अतिरिक्त, मतलब पादप हार्मोन के सभी कार्यों के अतिरिक्त जंतुओं की जटिल जैव प्रक्रियाओं तथा उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा जंतुओं और पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय का टॉपिक, जो कि आज समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास, माय वीडियोज।